So I have one question. Why did Genghis Khan refuse to invade India? Well, this इमेजिन video करो कि is going to give me the answer. आप युद्ध के मैदान में खड़े हो, आपके चारों ओर तबाही है Imagine you're standing on a battlefield and there's devastation all around you. What do? I go Super Saiyan! और हवा में खून की बूंदें घुली हुई है। दिस वॉज द वर्ल्ड ऑफ जंगीज खान, इतिहास का सबसे बड़ा मंगोल एम्पायर का फाउंडर और पहला रूलर, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से ही लोग कांप उठते थे। अपने समय का सबसे क्रूर योद्धा जिसने Yo, this guy, when you think of Genghis Khan, you think of the ruthless killing, the savage destruction of villages and people's lives, but you don't think about how he invented, trade, how he invented paper money, and one of the craziest empires this world has ever seen. सन 1206 से 1227 के बीच केवल 21 साल में करीब 40 मिलियन लोगों की जान ले ली थी और चाइना, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, जापान, हंगरी, रशिया, अफगानिस्तान, Japan too? I didn't know about Japan. साइबेरिया और बुल्गारिया Wow. Russia, Siberia, Uzbekistan, Iran, Afghanistan, Iraq, Bulgaria, Hungary, China, Japan. All of this was under Genghis Khan's control, except for India down there. That's actually kind of insane. That's a lot of land. सहित 16% लैंड एरिया को मंगोल एम्पायर में शामिल कर लिया था। उसकी फौज एक अनस्टॉपेबल वॉर मशीन थी जो अपने रास्ते में आने वाले हर एक साम्राज्य को धूल में मिलाती जा रही थी। सन 1221 जंगीज खान और उसके 50,000 मंगोलियन सोल्जर्स की आर्मी ने And what's insane, to honestly, if you think about it, like if we're talking about like a Fortnite map, he's able to drop in at Sandy Springs, Tilted Towers, at like Frosted Depot, like all of the different places, and dominate. Look, it did not matter the terrain, it didn't matter the dropping spot, it didn't matter the loot. He was gonna go out there and he was gonna win. He was the best player in the server. I don't know how to else to explain it. पंजाब के कलाबाग में इंडस रिवर के पास ख्वारिज़मियन एम्पायर को एक भयंकर युद्ध में हराकर अभी कैप्चर ही किया था। युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था, लाशों के ढेर लगे थे। ख्वारिज़मियन आर्मी का आखिरी इंसान भी मारा जा चुका था। जंगीज खान की विजय का शोर गूंज रहा था और अब वो इंडस रिवर के किनारे खड़ा भारत की ओर देख रहा था। जंगीज खान और दुनिया की सबसे अमीर भूमि भारत के बीच केवल इंडस रिवर थी। जंगीज खान को बस अपनी मंगोलियन आर्मी को एक आदेश देना था और दुनिया की 30% जीडीपी वाला अमीर अंपायर उसके कदमों में होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन आखिर क्यों? दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स को भी आसानी से धूल चटाकर मिट्टी Was it the elephants? Because you guys had scary elephants? Did he had a fear of elephants? में मिला देने वाले जंगीज खान ने मौका मिलने पर भी अपने सामने मौजूद दुनिया के सबसे अमीर देश भारत पर कोई भी हमला क्यों नहीं किया? वेल तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। Hello, Kushik. You know, my old plug drug dealer kind of looked like Genghis Khan, if that's what he looked like. I'm not gonna lie, just cleaned up without the long flow, but kind of cleaned up like that. दोस्तों, भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, एक ऐसा देश था जहां की धरोहर, संपत्ति और संस्कृति ने सदियों से विदेशी आक्रमणकारियों को आकर्षित किया था। उस समय भारत की भूमि सोने से भी ज्यादा कीमती मानी जाती थी। जंगीज खान को भारत को जीतने के लिए बस अपनी आर्मी को इंडस रिवर पार करने का आदेश देना था। उस समय भारत पर शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मामलुक डायनेस्टी का शासन था, जिसे साल 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया था। इल्तुतमिश के पास युद्ध का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए जंगीज खान के लिए दिल्ली को जीतना एक बहुत ही आसान काम होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय उसने ख्वारिज़मिया I mean, Genghis could have literally been like an end-game player, just farming new players coming into the server. That's what that would have been like. And then he would have killed this new player and been like, whoa, this wasn't a new guy. You just sucked at the game. What the hell? एम्पायर यानी कि प्रेजेंट डे के सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ईरान को कैप्चर किया और वहां पर अपनी मंगोल आर्मी के कुछ अधिकारियों को छोड़कर
वापस चाइना लौट गया। और आखिर जंगीज खान ने इंडिया पर हमला करने के बजाय वापस लौटने का डिसीजन क्यों लिया? इसे समझने के लिए हमें जंगीज खान को एक साधारण इंसान के तौर पर और मंगोल एम्पायर के किंग के तौर पर दोनों रूप में समझना होगा कि आखिर वो इतना ताकतवर कैसे बना था और उसने अलग अलग साम्राज्यों पर हमला करके उसे मंगोल एम्पायर में मिलाना क्यों शुरू किया था। देखो, जंगीज खान की पर्सनालिटी किसी मिस्ट्री से कम नहीं है। आज हम जंगीज खान के बारे में जितना भी जानते हैं वो मोस्टली सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स बुक से आता है। Hell yeah. I might have to read this book for myself. जंगीज खान की कहानी का असली राज उसकी शुरुआती जीवन की मुश्किलों में छिपा है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सन 1162 में मंगोलिया के खेंती पर्वतीय क्षेत्र में ओनोन नदी के पास तेमुजिन नाम के बच्चे का जन्म हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भविष्य में यही बच्चा दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर का राजा बनेगा। तेमुजिन के पिता येसुगिए मंगोलियन बोर्जिगिन ट्राइब के मुखिया थे, जिसके चलते तेमुजिन का शुरुआती जीवन अच्छा भी था। लेकिन जब वो केवल 9 साल के थे ना, तब उनकी जिंदगी एक झटके में बदल गई, क्योंकि उसके पिता को दुश्मन ट्राइब ने जहर देकर मार दिया और ट्राइब के नए मुखिया ने तेमुजिन और उसके परिवार को ट्राइब से निकालकर मंगोलिया के ठंडे पहाड़ी इलाकों में मरने के लिए छोड़ दिया। Damn. So his name wasn't even Genghis, it was Temujin, huh? हाँ, बिना किसी मदद के होने का मतलब था मौत। लेकिन तेमुजिन और उसके परिवार ने ये कर दिखाया। उन्होंने इन कठिनाइयों से लड़ते हुए खुद को मजबूत बनाया। अब इस मुश्किल लाइफ ने तेमुजिन को ये सिखाया कि ताकत और वेल्थ। Okay, so this is one thing that you have to realize from just this parable real quick, that if you have the leader of a tribe, right, and you kill the man, behind a strong man is a strong wife as well. So that mom probably was a very resilient mom who had a lot of hate and vitriol and was going to raise a young warrior to take revenge on her husband. Especially, like, love is timeless. So assuming that she did love her husband and there might have been like mutual love there, ooh, it is only going to fuel the fire even more so. Like if you've seen Vinland Saga, say less. यानी कि संपत्ति केवल तभी मायने रखते हैं जब आपके पास राजनीतिक ताकत भी हो। उसने अपने पिता के जीवन से ये सीखा कि ताकत और राजनीति की समझ के बिना केवल वेल्थ किसी भी काम नहीं होती, और वो आपसे कभी भी दूसरे राजनीतिक ताकत वाले इंसान द्वारा एक ही झटके में छीनी जा सकती है। और दोस्तों, इसी बात ने तेमुजिन को जंगीज खान में बदल दिया। उसने ये बात अपने दिमाग में इस तरह बिठा ली कि अब उसके सामने केवल एक सपना था, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉलिटिकल पावरफुल इंसान बनना। So he realized money wasn't everything. Power, friendship, and political power is everything. Because with that, you can get money. But with money, that doesn't mean you can always get friends or political power. ऐसा साम्राज्य बनाना जिसकी ताकत के सामने कोई भी सर ना उठा सके। और उसने ऐसा किया भी, क्योंकि केवल 25 सालों में ही उसने दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल साम्राज्य स्थापित किया, जिससे लड़ने के बारे में कोई भी सोच नहीं सकता था। पर सवाल यह आता है कि आखिर जंगीज खान को दूसरे एम्पायर्स को इन्वेड करने का डिसीजन कैसे आया। ये भी काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि जहां हम चंगेज खान को यूरोपियन प्रोपेगेंडा के चलते एक निर्दयी और क्रूर राजा मानते हैं ना, जो बस केवल अपने फायदे के लिए दूसरे एम्पायर। Yeah, I imagine him to be like a Targaryen from like Game of Thrones. You know, I just imagine him to be just a pure savage. पर हमला करके उन्हें कैप्चर कर लेता है। पर अगर हम चंगेज खान की लाइफ और उसके द्वारा एम्पायर्स पर हमला करने के रियल रीजंस को ध्यान से समझेंगे, तो हमें यह समझ में आएगा कि चंगेज खान क्रूर भले ही हो, लेकिन वो किसी भी एम्पायर पर ऐसे ही हमला नहीं करता था। तो चलिए इसे भी शुरू से देखते हैं, जंगेज खान के पहले सबसे बड़े हमले से। तो जंगेज खान का जन्म एक ऐसे मंगोलिया में हुआ था जहां किसी भी बड़े राजा का कोई भी कंट्रोल नहीं था, बल्कि वहां पर छोटी छोटी ट्राइब थी जिनके अपने अपने मुखिया हुआ करते थे, और वो ट्राइब अपने फैसले खुद लिया करती थी। और ज्यादातर समय तो ये ट्राइब आपस में ही लड़ती रहती थी, जिसमें कुछ कारण ताकत की भूख और जमीनी विवाद थे। तो कुछ ट्राइब्स का आपस में लड़ने का कारण था चीन, जो उस समय दो बड़े चाइनीज एम्पायर जिया और जिन डायनेस्टी में बटा हुआ था, जो हमेशा ये मेक श्योर करते थे कि मंगोलिया कबीले कभी भी एकजुट ना हो सके। और ये डायनेस्टी ये भी मेक श्योर किया करती थी कि कोई भी लीडर इतना बड़ा ना बने कि वो इन कबीले को एक साथ मिलाकर एक बड़ा एम्पायर बना सके।
Man, you go back far enough, everyone's oppressed, huh? कि चीन की इन डायनेस्टी के लिए खतरा बने। लेकिन जंगीज खान इकलौता ऐसा लीडर था जो इन सभी ट्राइब्स को एक साथ जोड़ पाया था, जिसके So he was the Jake Sully of Mongolia? Is that what you're telling me? He united all the tribes together to defeat one common enemy and then unite that enemy and become the greatest ruler this land has ever seen? कारण सन 1206 में मंगोलियन ट्राइब्स को एकजुट करके तेमुजिन ने खुद Accept को that. जंगीज खान घोषित कर दिया, जिसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर। Damn. That's का मतलब था That's tough. That's tough. Universal ruler? Come on. Come on. यूनिवर्सल रूलर। उसने मंगोल ट्राइब्स को एकजुट किया और अपनी सेना को इतना मजबूत बनाया कि उसने सबसे पहले अपने दुश्मन चाइना पर हमला करने का फैसला किया। ये हमला सन 1211 में हुआ था और जंगीज खान का सबसे पहला टारगेट था जिया डायनेस्टी, जिससे डायरेक्ट लड़ना काफी मुश्किल था। इसीलिए जंगीज खान ने पहले इस डायनेस्टी को कमजोर करने का फैसला किया और उस समय नॉर्थ चाइना के कई महत्वपूर्ण शहरों को आग लगा दी, जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई। उसने जिया डायनेस्टी के कैपिटल जेनजुन में सीधा एंटर करने के बजाय उसे चारों ओर से घेर कर ब्लॉक कर दिया। इस तरह जंगीज खान की सेना ने महीनों तक जिया डायनेस्टी के कैपिटल को घेरे रखा, जिसके कारण पूरी राजधानी में भूखमरी फैल गई और लोग भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। Dude, this guy is like playing 4D chess, huh? और जंगीज खान की ये स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल निकली कि जिया डायनेस्टी के किंग ने जंगीज खान के सामने सरेंडर कर दिया। इस तरह पूरा नॉर्थ चाइना मंगोल एम्पायर यानी कि जंगीज खान के कंट्रोल में आ गया और अब बारी थी चाइना के ईस्ट हिस्से को कंट्रोल करने वाले दूसरे एम्पायर जिन डायनेस्टी से बदला लेने की, जिस पर जंगीज खान ने सन 1215 में हमला किया और राजधानी बीजिंग में हिस्ट्री के सबसे बड़े मैसेकर को अंजाम दिया और अंत में यहाँ भी जीत जंगीज खान की ही हुई और दोनों अंपायर अब जंगीज खान के मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन गए। इस समय जंगीज खान दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक अंपायर को खड़ा कर चुके थे और अब उनका किसी से भी लड़ने का कोई भी मन नहीं था। लेकिन फिर दोबारा कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते उसे जंग में उतरना पड़ा। तो पड़ोसी कारा खिताई एम्पायर ने मंगोल एम्पायर पर एक बड़ा हमला कर दिया था और मंगोल एम्पायर की एक बड़ी सिटी को कैप्चर करके उसके राजा को मार दिया था, जो कि जंगीज खान का ग्रैंड सन इन लॉ था। ये हमला जंगीज खान के एम्पायर पर था, जो कि उसकी ताकत को एक चुनौती थी। इसीलिए सन 1218 में जंगीज खान ने पूरे कारा खिताई एम्पायर के साथ जंग छेड़ दी। He said, "You didn't want the smoke." He's like, I'm done." He's like, he's Thanos. He was sitting on his farmland just enjoying his life. And they attacked and he said, I am the inevitable. और कुछ ही समय में पूरे के पूरे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहां पर एक भयंकर तबाही मचाई, जिसने दुनिया भर के एम्पायर्स के बीच जंगीज खान की एक क्रूर और निर्दयी योद्धा की इमेज बना दी। इस जंग के बाद कारा खिताई एम्पायर भी जंगीज खान के मंगोल एम्पायर का हिस्सा बन गया और अब जंगीज खान दोबारा अपने एम्पायर पर शासन करने में बिजी हो गया। इस समय उसके अधिकारियों ने उसे सलाह दी कि उसे अपने एम्पायर को और अमीर बनाने के लिए दूसरे एम्पायर्स के साथ ट्रेड रिलेशन बनाने चाहिए। जंगीज खान ने एक अच्छे राजा के तौर पर इन सुझावों को माना भी और मंगोल एम्पायर के पास मौजूद खुराजमिया एम्पायर से व्यापारिक रिश्ते बनाने के लिए वहां पर अपने 500 स्ट्रॉन्ग ट्रेड डेलीगेशंस भेजे। पर शायद जंगीज खान का ये शांत स्वभाव खुराजमिया के उस समय के रूलर अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड को पसंद नहीं आया। उसने अपने एम्पायर के एक शहर के एडमिनिस्ट्रेटर शाह को कहकर मंगोल एम्पायर से आए जंगीज खान के सारे ट्रेड डेलीगेशन को बेरहमी से मरवा दिया और ये जंगीज खान के मंगोल एम्पायर को एक और बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस समय जंगीज खान ने थोड़ा सूझबूझ के साथ काम लिया, या फिर कहें कि जंगीज खान अब युद्ध से इतना बोर हो चुका था कि उसने यहाँ पर सीधा हमला करने के बजाय शांति से बात करने की एक और कोशिश की, जिसके लिए उसने दूसरी बार अपने 3 बड़े एम्बेसडर को भेजकर मंगोल के ट्रेड डेलीगेशंस को मारने वाले ओटार सिटी के एम्बेसडर को मंगोल एम्पायर को सौंपने की बात कही, ताकि अपने ट्रेड डेलीगेशन की मौत के लिए मंगोल एम्पायर में ले जाकर उन्हें सजा दी जा सके। लेकिन खुराजमिया एम्पायर के राजा ने यहाँ अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी और उन तीनों एम्बेसडर को पूरे शहर के सामने बेइज्जती करके उनमें से एक की बेरहमी से जान ले ली और 2 को वापस जाकर जंगीज खान को उनकी खुराजमिया में हुई बेइज्जती के बारे में बताने को कहा। और अब Dang, so once more, it's a man and who's at the highest authority, whose ego was checked,
and he allowed his pride and his ego and his emotions to lead, not his brain, not logic, huh? जंगेज खान के सबर का बांध भी टूट चुका था और जंगेज खान अब इस बेइज्जती का एक कड़ा जवाब देना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने 50,000 सैनिकों के साथ मिलकर सीधा ख्वाराज़मिया की ओर चढ़ाई कर दी और अपने रास्ते में आने वाले हर एक शहर में लाशों के ढेर लगा दिए। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि ख्वाराज़मिया के पास भी एक बहुत बड़ी सी आर्मी थी। ऊपर से वो अपने घर में थे और मंगोल आर्मी को सीमा पार करके उनकी जमीन में आकर उन पहाड़ी इलाकों में लड़ना था, जिनके सबसे ऊंचे पॉइंट पर ख्वाराज़मिया एम्पायर के सैनिक ऑलरेडी तैनात थे। लेकिन इन सब के बावजूद चंगेज खान और उसकी सेना ने ख्वाराज़मिया के एक एक सैनिक को बेरहमी से मार दिया, जिससे पूरे ख्वाराज़मिया एम्पायर में डर फैल गया। ख्वाराज़मिया का रूलर अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड इस हमले से इतना डर गया कि उसने चंगेज खान से बचने के लिए अपनी गद्दी ही छोड़ दी और डर कर कैस्पियन सी के एक आइलैंड पर भाग गया, जिसके तुरंत बाद साल 1220 में उसकी गद्दी उसके बेटे जलालुद्दीन मिकबुरनु को मिली। अब वो भी क्या कर पाता, क्योंकि उसकी सेना को ऑलरेडी चंगेज खान द्वारा कुचल दिया गया था और अगर वो अपनी राजधानी में अभी भी रहता तो जल्द ही चंगेज खान राजधानी में पहुंचकर उसे भी मार डालता। इसलिए They need to make a show out of this. This seems like this is the better Game of Thrones. God dang. I bet you this guy's gonna try to flee like a little coward. That'd be the end of season 1. की तरह अपनी गद्दी छोड़कर भागने का फैसला किया और जलालुद्दीन भागते हुए दिल्ली आ गए। Yeah, see a little coward run away. So that's the end of season 1. This is the cliffhangers. He gets away. He runs away like the little rat he is. जहां पर उस समय शमसुद्दीन इल्तुतमिश का राज था। अब जंगीज खान चाहता तो केवल सिंधु नदी को पार करके इंडिया में जा सकता था और दिल्ली सल्तनत को डिस्ट्रॉय करके उस समय की दुनिया की रिचेस्ट कंट्री यानी भारत पर अपना कंट्रोल कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसके पीछे इतिहासकारों की कई सारी थियरीज है। Ooh, divine intervention. Theory 1. I like this. He found a unicorn and the unicorn said, "Do not go. Make friend." तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी रात से, जब जंगीज खान अपनी आर्मी के साथ ख्वाराज़मिया एम्पायर के इलाके में था और भारत पर हमले की तैयारी कर रहा था। उसने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक यूनिकॉर्न जो उज्बेकिस्तान और भारत Yo, I was kidding about the unicorn. What the fuck? के बॉर्डर के बीच में मौजूद था। उसने जंगीज खान को भारत में घुसने से मना कर दिया और वापस चीन लौटने को कहा। Yo, I was kidding about that. That's actually the prophecy? Fuck yeah. जंगीज खान कितना भी क्रूर हो, पर वो धार्मिक चीजों में काफी विश्वास रखता था और उसने इस सपने को एक डिवाइन इंटरवेंशन माना और उसने भारत पर बिना हमला किए वापस लौटने का फैसला लिया। पर क्या सच में एक सपना एक महान योद्धा को अपनी योजना बदलने के लिए मजबूर कर सकता है? ये सवाल आज भी हिस्टोरियंस के मन में गूंजता रहता है। It's so funny what dreams are because no one really knows what dreams are. But man, sometimes you wake up from a dream and you're like, you go to bed and you wake up and you have a completely different viewpoint, perspective. It's like you lived the whole life in that dream. It's funny, right? Let me know in the comments down below, what do you think dreams are? जिसके बाद आती है एक दूसरी थियरी। इस थियरी के अनुसार जंगीज खान ने भारत पर हमला नहीं किया क्योंकि उसकी आर्मी ठंडे इलाकों में रहने के आदी थी। भारत का गर्म वातावरण और चैलेंजिंग जियोग्राफी उसकी आर्मी के लिए मुश्किल हो सकती थी। ऑल्सो ख्वाराज़मिया एम्पायर से लड़ने के बाद उसकी आर्मी को काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में भारत जैसे चैलेंजिंग इलाके में लड़ने के बजाय उसने वापस चीन जाने का फैसला लिया। पर इस थियरी में भी कुछ खामियां हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सन 1206 में दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया था, वो यूरोप के ठंडे इलाकों से आया था और उसने भारत में सफलतापूर्वक लड़ाई की थी। I was to say, it seems like if he had empire like dominated and crushed and won wars across all of the top of Europe, there's going to be cold and hot climates there. But I could understand them having a lot of losses and just not having the manpower to go in there and dominate. इसके अलावा तैमूर और बाबर भी ठंडे इलाके से आए थे और उन्होंने भी भारत में सफलतापूर्वक लड़ाई की थी। क्या जंगीज खान की महान आर्मी भारत की गर्मी और ज्योग्राफी से डर गई थी या फिर इसके पीछे कुछ और कारण थे? और इस तरह पहुंचते हैं हम अपनी तीसरी थियरी पर।
तो जैसा कि हमने चंगेज खान के जीवन को समझा कि चंगेज खान किसी भी एम्पायर पर बिना किसी ठोस कारण के हमला नहीं करता था। उसका हर हमला किसी बड़ी वजह से ही होता था। एग्जाम्पल के लिए उसने चाइना की जिया और जिन डायनेस्टीज पर इसीलिए हमला किया क्योंकि इन्होंने मंगोलियन ट्राइब्स पर लंबे समय से बहुत से अत्याचार किए थे। उन ट्राइब्स के बीच फूट डाली थी और उन्हें एकजुट नहीं होने दिया था। यानी मंगोल के एकजुट होने पर अगर चंगेज खान चीन की इन डायनेस्टीज पर हमला नहीं करता तो एक समय बाद वो मंगोल एम्पायर पर हमला करके उसे तबाह कर देती। इसके अलावा उसने कारा खिताई एम्पायर पर इसीलिए हमला किया क्योंकि उनकी सेना ने मंगोल एम्पायर पर हमला किया था और उसके एक शहर को कैप्चर करके उसके रूलर को बेरहमी से मार दिया था। ख्वाराज़मिया एम्पायर पर उसने इसीलिए हमला किया क्योंकि उनके रूलर ने उसके 500 ट्रेड डेलीगेशन और एक एम्बेसडर को मारकर उसकी ताकत को चुनौती दी थी। यानी चंगेज खान के हर एक एम्पायर को इन्वेड करने के पीछे एक बड़ी वजह थी। पर भारत इस मामले में इसीलिए खुशकिस्मत रहा क्योंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के हमला करने के इस पैटर्न को पहचान लिया था और वो जानते थे कि अगर चंगेज खान को प्रोवोक किया गया तो वो अपनी अनस्टॉपेबल आर्मी के साथ भारत का भी वही हाल करेगा जो ख्वाराज़मिया एम्पायर का हुआ। इसलिए दिल्ली की गद्दी पर बैठे इल्तुतमिश ने यह ध्यान रखा कि वो चंगेज खान को ऐसा कोई भी मौका ना दे कि वो दिल्ली सल्तनत पर हमला करे, जिसके चलते जब ख्वाराज़मिया एम्पायर के रूलर जलालुद्दीन मिगबुर्नु चंगेज खान के डर से भागते हुए दिल्ली सल्तनत में पहुंचा तो इल्तुतमिश ने उसे शरण देने से साफ इनकार कर दिया। पर क्या He said, I know what's coming for you. Hell no, you're not welcome here. चंगेज खान के पीछे हटने का असली कारण यही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी। और यहाँ से हम पहुंचते हैं अपनी चौथी और आखिरी थियरी पर। देखो, जब चंगेज खान ख्वाराज़मिया एम्पायर पर हमला कर रहा था उसी समय चाइना की सिया डायनेस्टी के किंग ने उसके खिलाफ बगावत कर दी थी। ये चंगेज खान के लिए एक बड़ा धोखा था। उसे तुरंत ये तय करना था कि वो भारत पर हमला करे या फिर अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए पहले जिया डायनेस्टी को कुचल दे। और जैसा कि हमने समझा कि चंगेज खान की लाइफ का सबसे बड़ा लेसन यही था कि वो दुनिया का एक ऐसा ताकतवर किंग बने जिसकी ताकत को कोई भी चुनौती ना दे सके। और क्योंकि ये बगावत उसके ही एम्पायर में हुई थी और उसके ताकत को सीधी चुनौती थी, इसीलिए उसने चीन लौटने का फैसला किया और सिया डायनेस्टी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। It kind of gives me like Sukuna vibes from Jujutsu Kaisen in the sense where it's like somebody challenged him and if you like to be the most powerful thing, you have to go out and destroy everything out in front of you and burn it all to the ground. And Genghis Khan looked at it and said, "You want the smoke? You can get the fire." शायद उसने ये भी सोचा होगा कि चीन में हुई इस बगावत को कुचलकर वो दोबारा भारत को इन्वेड करने के लिए लौटेगा। लेकिन अब चंगेज खान के जीवन पर एक और मोड़ आया जो कि उसके जीवन का आखिरी मोड़ था और वो थी उसकी मौत। क्योंकि सिया डायनेस्टी को पूरी तरह से खत्म करके अपने एम्पायर को दोबारा स्ट्रांग बनाने के बाद ही एक रहस्यमयी तरीके से सन 1227 में उसकी मौत हो गई। चंगेज खान की मौत के बाद उसके तीसरे बेटे ओगेदेई खान ने मंगोल एम्पायर की कमान संभाली। It's because Yuji found him in the timeline, opened up his domain expansion, it said, Genghis Khan, let me consume you and become one with me, or I will destroy you here and now. And Genghis opened up and then reached enlightenment and said, fine, converted himself into a finger, and then Yuji ate him, and then thus the cycle started again. Jesus. लेकिन समय के साथ साथ मंगोल एम्पायर कमजोर ही होता गया और एक समय बाद धीरे धीरे टूटकर बिखर गया। इन शॉर्ट कहूं तो मुझे यही लगता है कि शायद ख्वाराज़मिया एम्पायर के बॉर्डर पर रहते हुए चंगेज खान ने सोचा होगा कि चीन में विद्रोह को कुचलने के बाद वो भारत में आएगा और उसे अपने नियंत्रण में ले लेगा, लेकिन वो समय कभी भी नहीं आया और इस तरह भारत इतिहास के सबसे बड़े इन्वेडर चंगेज खान से बच गया। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि आखिर चंगेज खान ने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? और अगर चंगेज खान भारत पर हमला करता तो आज भारत का इतिहास कैसा होता? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा और आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर लगा No, this is a great video. I think Genghis Khan didn't invade because he had a dream about a unicorn that farted in his face and said, "Do not go to India. If you do, there will be more farts in your face and you will not like it." But realistically, the right answer is probably something to do with the rebellion in China. But let me know what you guys think down below. If you're picking up what I'm putting down, then please like the video, subscribe, and if you really like it, then share it with some of your friends.
My goal here is to spread a positive message while sprinkling my 2 cents on big topics like American, Indian, and world geopolitics, and even small stuff like Twitch drama and online debacles. And if you want to see it live, come join me over on Twitch. Twitch.tv/ActuallyElrod. That's where I'm going to do all my reactions, and after the reactions, that's where we get down a game. And if you're like, hey, I have a video that I want this dude to sprinkle his 2 cents on, then come over on my Discord and let me know and join the community there. And while we're at it, I have to say thank you to everybody who has made that Discord just so poppin'. I never thought I'd have a Discord that's so flowing. It's really cool to see. Shout out to you, Bobby, Omni, Demon, all of you who have been in there who are just super active. Logie, you're the man. Logie is the one who's like modding and helping run the server, so thank you, Logie. Lastly, I challenge you. I have a challenge for you. Make somebody laugh today. We all know there's enough hate and vitriol in the world. If energy is contagious like the flu, then let's spread and get everyone contagious with our positive energy, right? Not negative energy, because there's so much of that. And if we could just be a small little change in someone's day, then you never know. Maybe that's the thing that starts shifting this world to a happier, healthier, just better place. And with all that said and done, thank you guys, and I'll see you on the next one.